हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और मैं आपको आज से हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, ये कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी के लिए क्या है, लाभकारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला क्या हो गया? हमारे व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्वर होते हैं और बाद में जाके कहते हैं व्यंजन आते हैं। तो कुल कितने हो गए? हमारे 52 हो गए हैं। अब वर्णमाला की परिभाषा भी यहाँ पर भी लिखी है। मैं आपको ऊपर ऊपर से मतलब मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और आपने वीडियो को पॉज करके देखना है और इन परिभाषाओं को पढ़ना है। जहाँ आपको दिक्कत आए वहाँ पर आपने इस वीडियो को करना है, पॉज करना है। और मैं आपको सिर्फ बेसिकली जैसे एग्ज़ाम में आएगा, मैं इसको बिल्कुल ऐसे रिवीजन की तरह ये पढ़ा रहा हूँ। एक तरफ से जिसने पहले से पढ़ पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो वर्णमाला क्या हो गया? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण क्या हो गए? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि हो गई। छोटी ध्वनि यानी कि लिखित रूप हो गया, जिसको हम क्या कर नहीं सकते? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी क्या होगी? जैसे कि अ क म प, ये सब क्या, इसके हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी अगर इकाई है तो क्या है? हमारी वर्ण होगी। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनेगी हमारी? किसी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या कितनी है? कुल कितनी होगी? 52 होगी। उसमें से 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 क्या हो गए हमारे? उत्क्षिप्त हो गए, और हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इन सब से मिलाकर कितने होते हैं? कुल कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे? 52 हो जाते हैं। और इनको 52 को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। अगर हमेशा मूल पूछा जाए तो मूल वर्ण हमारे कितने? 44 है। उनमें से 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। अगर उच्चारण के स्थान पर अगर आपसे पूछे गए तो उच्चारण के स्थान पर कुल वर्ण कितने? 45 हो गए। उसमें से भी 10 क्या हो गए हमारे? स्वर। 35 क्या हो गए? व्यंजन हो गए हमारे। अब 10 स्वर में क्या है हमारे? योगा तो हम पहले भी नहीं जोड़ रहे थे, तो इसमें री नहीं आएगा, ठीक है। उच्चारण के स्थान पे हमेशा इसमें री नहीं आएंगे, तो इसमें सिर्फ हम बाकी सबको मिलाएंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने हो गए हमारे? 10 हो गए। और 35 क्या हो गए? व्यंजन। अब इसमें क्या हो गया? हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन को भी जोड़ा जाता है, ढ़ और ढ, इनको भी जोड़कर इनकी संख्या होगी अब कुल कितनी? 45। और लेखन के आधार पर यानी कि लिखने के आधार पर कितने हो गए हमारे? 52 हो गए। उसमें 11 स्वर, 2 अयोग वहाँ जुड़ गए और 29 व्यंजन। अब 29 व्यंजन में क्या हो गया हमारे? संयुक्त भी जुड़ गए और द्विगुण व्यंजन भी हमारे इसमें जुड़ गए हैं। द्विगुण यानी कि हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। तब इनकी संख्या कितनी होगी? अगर लिखने के आधार पे तब भी हमारे 52 है। और उसके बाद मानक वर्ण यानी कि मानक हमारे का स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं, जिसको मानना ही पड़ता है, और जो हमारे हिंदी के ऊपर जिसमें लिखित वगैरह सब कुछ आता है, तो वो हमारे कितने? 52। उसमें भी 11 स्वर, 2 अयोगवा और 39 हमारे व्यंजन। कुल वर्ण 52। सेम लिखने मानक कुल, अगर इनसे पूछे प्रश्न तो कितने? 52 हो गए हमारे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार जो वर्णमाला, जो मूल वर्ण की कितनी? 44 है। जो हमने ऊपर पढ़ा वो नीचे नीचे आपको सब कुछ समझ, और आप इसको वीडियो पॉज करके देखते रहना। तो अगर कुल वर्ण 52, मूल वर्ण 44, मेन बस ये रखना है। और कुल स्वर अगर पूछा जाए तो 11। अगर पूछा जाए कि मूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे के लिए इन्हीं को ही देख के चला जाता है। और व्यंजन कितने हो गए हमारे? 33 हो गए। हिंदी वर्णमाला का जो चार्ट है वो आपने यहाँ पर देख लेना वीडियो में। अगर आप देखना चाहोगे इसको, आपने वीडियो को पॉज करते रहना। तो अब हमने क्या करा, ऊपर हमने इसके प्रकार देखे कि कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की परिभाषा देखते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी वर्ण का विभाजन कैसे किया गया है। यानी वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, पर बेसिकली वैसे 2 में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अयोगवा भी पहले इसी का पार्ट था, स्वर का ही पार्ट था, पर बाद में क्या हो गया अब क्योंकि देखा जाए तो अयोगवा यानी कि इनका ना तो व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है ना ही स्वरों के साथ प्रयोग होता है, यानी कि हमारी विसर्ग और अनुस्वार। इसलिए इसको स्वर के साथ, स्वर से हटाकर अब इसको अलग बना दिए। इसलिए हिंदी वर्णमाला में 3 विभाजन है, 3 भेद है: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्वर।
स्वर किसे कहते हैं सभी को पता है। परिभाषा ध्यान से आपने पढ़ लेनी वीडियो रोक के। जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है। यानी कि हमारे मुंह में ये बिना रुकावट के सीधे इनको क्या कर सकते हैं, उनको उच्चारण कर सकते हैं अ आ इ ई। यानी कि कहीं, यानी कि सीधे बिना अवरोध के, बिना रुकावट के आ रहे हैं, स्वतंत्र यानी कि बिना उसके रुकावट के। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्वर कहा जाता है। स्वरों की कुल संख्या हिंदी में कितनी है हमारी, 11 होगी हमारे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। पहले इनकी संख्या कितनी थी, 13 थी। यानी कि 13 इसमें क्या थे हमारे, इसमें विसर्ग और अनुस्वार भी आते थे। इसलिए इनकी संख्या कुल कितनी थी, 13 थी। पर अब इनको क्या करते हैं, अब इनकी संख्या 11 है। अब अयुग्म अलग है, ठीक है। ये इनकी मात्रा है। अब स्वरों के भेद, स्वरों के भी भेद है, मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। तो उसका व्युत्पत्ति हो गया, स्रोत हो गया, बनावट के आधार पर हो गया, प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर उच्चारण बोल सकते हैं आप, कालमान बोल सकते हैं आप। यानी कि मात्रा, यानी कि कालमान और उच्चारण, यानी कि इसमें मात्रा होगी कि इसमें कितनी मात्रा है। मात्रा के आधार पर एक मात्रा वाले हो गए, द्विमात्रिक हो गए, ठीक है। और उच्चारण के आधार पे हो गए हमारे कि किसको बोलने में कितना समय लगता है, कम लगता है। तो उच्चारण के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आइए बारी बारी से अब ह्रस्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जिन वर्णों के जो भी हमारे स्वर हो गए, ठीक है, उनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी मात्रा क्या होती है, एक ही मात्रा होती है। और ये कितने, 4 है, अ ई उ और री। ये आपने याद रखना है। और ह्रस्व स्वर को ही छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर के क्या होते हैं, जिनको उच्चारण में, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कितना लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इनकी मात्रा कितनी होती है, 2 मात्रा होती है। और हिंदी में कितने हैं भाई दीर्घ स्वर, 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। कितने हो गए, 7 हो गए। तो दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, आपने याद रखने रहना है। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि ज़्यादातर जो प्लुत स्वर हो गए हमारे, इनको क्या करते हैं, अगर हम जो हमारे दीर्घ स्वर ही है, अगर हम दीर्घ स्वर को क्या करते जाएंगे, लंबा उच्चारण करते जाएंगे, लंबा उच्चारण करते जाएंगे, तो यही क्या बन जाते हैं, अपने आप में प्लुत बन जाते हैं। जैसे कि आ, जैसे कि इसमें क्या लगता है, ओम हो गया, राम हो गया। जिनको जिनको बोलने में क्या लग गया, हमारे दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी की है, 8 संख्या है। कितनी संख्या है, 8। इसमें से 8 में क्या क्या हमारे आते हैं, इसमें हम 8 जो हमारे हो गए दीर्घ स्वर हो गए, और उसमें हमारा क्या था, री हो गया। और इनकी प्रयोग, यानी कि नाटकों में प्रयोग होते हैं। कोई नाटक हो गए जब हम किसको पुकारते हैं या संबोधन करते हैं, तब जाके इनका प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह क्या हो गया, एस की शेप में हो गया। और इसको जितनी बार लिखा गया तो यानी कि उसका उच्चारण हमने उतना बार करना है। जैसे कि 3 बार ऐसे लिखा तो 3 बार उच्चारण किया जाता है। तो पुरुष स्वरों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब व्युत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, तो हम देखा जाए तो मूल स्वर या संधि स्वर। मूल स्वर हमारे क्या हो गए, मूल स्वर हमारे 4, अ ई उ और री। और संधि स्वर हमारे क्या हो गए, यानी कि दीर्घ वाले, उसको क्या बोला जाता है, संधि स्वर भी कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो वीडियो को आपने पॉज कर देना, आपने यहाँ से इसको आगे खुद से पढ़ देना। बस मैं सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट बताऊंगा जो मेन मेन हो गए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फिर सजातीय स्वर क्या हो गए, जो सेम जातीय हो गए, जैसे कि ए आई ओ औ उ ऊ ई ई। ये सब क्या सजातीय स्वर हो गए। पर दीर्घ कैसे हैं, दीर्घ वाले कौन हो गए, ये आपने वहाँ से पढ़ने हैं। विजातीय कौन कौन से हैं, अब प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार पे यानी कि हमारा करते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, ठीक है। जीव के उच्चारण होने से इसको 3 स्वर हो, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र में क्या हो गया, मध्य, सबसे पहले आपने मध्य रखना, मध्य में क्या अ। अगर जिसमें फिर क्या पश्च स्वर देखना, एक ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले मध्य स्वर में अ आता है, बाकी जिसमें फिर क्या है, ये जिसमें 3 3 वाले, जैसे कि आ, 3 है ना, आगे वाला शेप देखो, ऊ ओ औ। यानी कि उच्चारण का पीछे के लिए हो रहा है, बोल के भी देख लो। पश्च स्वर जो हो गया आ उ ऊ, तो जो पीछे के लिए क्या लग रहा है, ठीक है, पीछे के लिए उच्चारण, पीछे से उच्चारण हो रहा है ना।
और मध्य स्वर में देखो बीच में आ, तो अग्र स्वर में ई ए, ठीक है। इसमें री भी आ गया, अगर आपसे री भी पूछा जाए वो भी क्या है, अग्र स्वर हो गया, ठीक है। तो इनकी संख्या 5, इसकी 1, और ये भी कितने हमारे 5। और आगस्वर यानी कि जो हमारे किसी और भाषा से आया हुआ और उसको हम हिंदी में यूं कहते हूँ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया आगस्वर, हमारा 1 हो गया। इसका उच्चारण स्थान भी देखा जाए तो इसको उच्चारण स्थान में हमारा क्या होता है भाई, ये भी हमारा क्या होता है, आ और ओ की तरह ही होता है, तो ये भी पीछे के लिए पश्च पश्च स्वर में देखा जाएगा इसको भी। तो ये थे, कुछ और भी है, मुख द्वार हो गया, मुख विकार हो गया, तालु की स्थिति पर हो गया, आपने वो सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें इतने, इसमें इस पीडीएफ पीपीटी में इतने ही है। तो आपने देखना है होंठों के आधार पर, मैं आपको सिर्फ अभी ऐसे ही बताते जाऊँगा, आपने सिर्फ सुनते जाना है, और अगर आप कर रहे हो नोट्स बना रहे हो तो लिखते रहना। तो होंठों के आधार पर कितने, दो हो गए, वृत्ताकार अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो जिसको बोलते समय क्या होता है, मुंह की जो वो स्थिति है वो कैसी हो जाती है, होंठों की आकृति पूरे गोल हो जाते हैं, वृत्त की तरह बन जाते हैं। उनकी संख्या 4 है, उनको वृत्तमुखी बोला जाएगा। उ ओ औ 4 हो गए। और अवृतमुखी, अवृतमुखी, और वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है, 7 है। औ आ ई री ए। ये तो आप बोल के भी दे सकते हो अगर आप ऐसा करना चाहोगे, ठीक है। पर आप याद रखना उनकी संख्या 7 है। वृत्त वालों की, वृतमुखी की 4 संख्या हो गई। जीव ग्रीशल तो हमने पढ़ लिया। अब मुख द्वार के पे देख लो, तालु की स्थिति पर या मुख द्वार की स्थिति पर इसके कितने, 4 प्रकार हो गए, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। और आप सुनते जाना और आप लिखते जाना, ठीक है। विवृत यानी कि खुला हो, खुला रूप हो गया, जब मुंह की स्थिति का बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं आ, तो विवृत एक ही स्वर होता है। नंबर 2 पे पढ़ते हैं हम अर्धविवृत। अर्धविवृत की संख्या 3 हो गई, अ ए और औ, इनकी संख्या 3। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्ध संवृत, और संवृत का मतलब रखो बंद, ठीक है। अर्ध संवृत यानी कि आधा बंद, तो इनकी संख्या 2 है, ए और ओ। और उसके बाद हमारा लास्ट में चौथा, वो है हमारा समृद्ध, जिसको बोलने में बंद प्रकार के सुवर्ण हो गए, जिनको जब हम उच्चारण करते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मुंह की जो स्थिति है वो बंद रहता है। जैसे कि उनकी संख्या 5 है, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ और री, इनकी संख्या कितनी, 5। तो ये थे हमारे, क्या हमने, ये हमने स्वरों के बारे में जाना, स्वर के भेद देखे हमने। अब हम बात करते हैं किसकी, व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, जिनको अन्य वर्णों की सहायता से बोले, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 हो गई मूल वाली, ठीक है। अगर इसमें द्विगुण को जोड़ा जाए, ठीक है, द्विगुण हमारे जोड़ा तब हमारे कितने हो जाएंगे, 35। अगर इसमें हमारे क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन जोड़ा तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 25। कितने होते हैं भाई, 25 होते हैं। क से लेकर मौ तक की कितने, 25 है। और स्पर्शीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सॉरी, जब हम इन व्यंजनों को क से लेकर मौ तक का जब उच्चारण करते हैं तो इनका जो है कहीं, अब व्यंजन की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि इनको बोलने में, यानी कि स्वर क्या होता है, जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है। तो मुख यानी कि जो हमारी वाक शक्ति होगी उसके आधार पर कंठ, मुंह हो गए हमारे, तालु हो गया हमारा, मूर्ध हो गया, जीभ हो गया, तो बिना रुकावट के निकलता है। पर व्यंजन क्या होता है, कहीं ना कहीं टच करके निकलते हैं बाहर के लिए, स्पर्श करके बाहर के लिए निकलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्शीय व्यंजन करते हैं। ये हमारे यानी कि मुंह की किसी भी स्थिति, किसी भी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए उनको स्पर्शीय व्यंजन बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन क्योंकि एक वर्ग बनाते हैं, 5 5, ठीक है। 5 5 का समूह है, 5 का, आप इधर को देख लो, कॉलम में देख लो, रो में देख लो, तब जाके इनको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बनाते हैं, इसलिए को वर्ग बोला जाता है। वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। तो आपने ऐसे से याद रखना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। तो और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4। य, र, ल, व। ऊष्म क्या हो गया, जिनको उच्चारण करते समय यानी कि मुंह से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है, यानी कि घर्षण पैदा होता है, जो लगता है, संघर्ष होता है। तो बोल के भी देख लो इनको, जैसे कि श, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन की इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है इनकी भी, ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितनी होगी, 2, ढ़ और ढ़, जिनके नीचे क्या होती है, बिंदु लघु होता है,
ठीक है, ये आपने बाकी यहाँ से पढ़ देना है वीडियो पॉज करके, या आपने देखते रहना है और लिखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। और व्यंजन के भेद, अब व्यंजन के भी तीन प्रकार के, हमने स्पर्शीय व्यंजन और वर्गीय व्यंजन थे, अथस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब बारी बारी से पढ़ते हैं स्पर्शीय व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के बारे में। तो जो बात मैंने ऊपर कही थी वो ये नीचे यहाँ पर आ गई, पर इसमें एक बात याद रखना, ठीक है। 25 की संख्या होगी, अगर कभी आपसे पूछा जाए मूल स्पर्शी हो, तब जाके कितनी होगी, 16 हो गए, तब जाके उनको कितना बोला गया, 16 बोला गया है। अब 16 भी कौन कौन से हो जाते हैं फिर, इनमें क्या होते हैं, पांच जो है पंचमाक्षर जो भी होते हैं हमारे, ये भी नहीं आते इसमें, पंचम वर्ण है। वर्ग का जो पांचवा जो अक्षर होता है वो भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें चौ वाला भाग नहीं आता है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है फिर इनकी, जो इसमें कवर्ग आएगा, टवर्ग आएगा, तवर्ग आएगा, पवर्ग आएगा, इसलिए मूल स्पर्शी कितने होते हैं हमारे, 16 होते हैं। और कुल स्पर्शी पूछा जाए तो कितने हो गए, 25 हो गए हमारे। तो ये आपने बाकी यहाँ से देख लेना है। और अथर्स व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4, यो र लो वो। और यो, और अगर देखा जाए हमारा जो वो है, इनको हम अर्धस्वर भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको, अर्धस्वर भी इनको बोला जाएगा। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कितने हो गया, सिर्फ एक ही वर्ण हो गया हमारा, वो हमारा रो हो गया। यानी कि लुंठित बना हुआ इनकी यानी कि रगड़ खा के बाहर निकलता है हमारा, ठीक है। जब रॉ का बोलते हैं तो ऐसा जरीब का लुंठित है, यानी कि मुड़ घुमाव से बाहर की ओर आती है, तो इसलिए इसमें एक ही है, लुंठित और प्रकंपित एक होगी। देखो ना, रॉ यानी कि कंपन से, लुंठे से लुढ़क कर बाहर आ रहा है, तो एक रॉ, लुंठित एक। पार्श्व क्या हो गया, बगल से, जिसमें जब हम ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय पार्श्विक यानी कि बगल से, यानी कि जो हवा जो है वो कहाँ से निकलते हैं, साइड से, जैसे बोलो लॉ, तो ऐसा बगल से निकलती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कितने हो गए हमारा, एक लॉ। ऊष्म क्या हो गया, संघर्ष, संघर्षी व्यंजन क्या हो गया हमारे, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, श श स ह। और काकलीय व्यंजन या काकलीय व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं, ह, ये आपने याद रखना है, ठीक है। काकलीय यानी कि हमारे कंठ से ही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हम ह ही एक है, ठीक है। और व्यंजन वर्गों के अन्य रूप भी देख लेते हैं, द्विगुण हो गया, उत्क्षिप्त हो गया, ताड़न जात व्यंजन हो गया, फेंका हुआ व्यंजन हो गया। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़ जात फेंका, ये हमारा से दो ही होते हैं, ये हमारे ढ और ढ़, ये दो ही होते हैं हमारे। द्विगुण यानी कि दो गुण वाला व्यंजन है इसमें भाई ये। और उत्क्षिप्त यानी कि हमारा क्या है, फेंका हुआ है, यानी कि वही है। और ताड़न जात क्या होगा, ताड़न जात होता है यानी कि जिस वर्ण के नीचे बिंदु लगी होती है, इसलिए इसको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है इसको। बाकी आपने पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। और नुक्ता हो गया, नुक्ता जब भी क्या होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, बिंदु के नीचे या बगल में जो उसको क्या लगा होता है हमारा, उसको ही क्या बोलता है, नुक्ता बोला जाता है। और आगत व्यंजन कितने हमारे, 5 हो गए हमारे, कितने, 5, क ख ग ज फ। और कुल संख्या पूछा जाए तब हमारी ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारी ये। और इनके आगे हमेशा क्या लगा होता है, नुक्ता लगा होता है, इसको ही नुक्ता बोला जाता है। जैसे कि क है, क के आगे जो है लगा, इसको नुक्ता बोला जाता है, नीचे लिखा होगा तो उसको ताड़न जात बोला जाएगा। यानी कि जो हमारा उसमें लगा होता है द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त ड र ढ़। और द्वितीय व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको यानी कि ये देखो, दिल्ली, बच्चा, यानी कि बिल्ली, दिल्ली, रसगुल्ला, इनको क्या बोला जाएगा, द्वितीय व्यंजन बोला जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन क्या हो गया, यानी कि दो व्यंजनों कैसे मिलकर बना है। जैसे कि क्ष देखो, क आधा क है और श पूरा। तो देखो कैसे बना है भाई, तो जमा रो, ज्ञ जो जमा य, श जमा रो। तो इसलिए इनको कितनी, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 होगी हमारी। अयोग यानी कि जो किसी योग नहीं होता है, यानी कि ना तो इनको स्वरों के साथ प्रयोग होता है, ना इनका व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पर अगर देखा जाए लिखने के आधार पर, तब इनको क्या कहते हैं, स्वरों की तरह देखा जाता है, और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। अयोग व अगर संधि विच्छेद करें, अ जमा योग जमा वा, यानी कि जो किसी चीज़ के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं उसको यह अयोग वाह कहा जाता है। इसलिए ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इसलिए इनकी सबसे पहले इन्हीं को ही आता है, ये स्वर से पहले आते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार होगी हमारी, इनकी संख्या एक है, विसर्ग भी हमारा एक है। और अनुनासिक क्या हो गया हमारे, अनुनासिक हमारे दो प्रकार के, चंद्र बिंदु वाला हो गया, एक हमारा स्पेशल यही हो गया हमारा चंद्र वाला, अर्धचंद्र वाला, और ये हो गया हमारा चंद्र बिंदु हो गया। ये आपने यहाँ से देखते रहना है, वीडियो पॉज कर देना है। और अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, अनुनासिक स्वर होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं, पूरा चंद्रमा लगा है हमारा। और अनुस्वार जिसमें बिंदु लगा है हमारा, जैसे कि हंस हो गया, और ये देखो नीचे हंस, और ये हो गया हंस हो गया।
हंसने की क्रिया, और हंस क्या एक जल पक्षी है। तो ये हमारी मात्रा यानी कि अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार में ऊपर क्या लगा होता है, एक बिंदु होता है, और अनुस्वार जो होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं ज़्यादातर ये क्या होते हैं, हमारे तत्सम होते हैं। और जो हमारा ऊपर ये वाले हो गए हमारे अनुनासिक हो गया, इसको हम क्या बोला जाता है, इससे बने वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। पंचमाक्षर यानी कि वर्ग का जो पंचम जो भी हो गए हमारे पंचम वर्ण हो गए, उसको क्या बोला जाता है, हम पंचमाक्षर, जिसमें ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, ये आपने यहाँ देखते रहना है, वीडियो पॉज कर देना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। पंचवर्णों के 7 अनुस्वार, ये सब अपने यहाँ से देख लेना है कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे ये हम पर ये सारा संधि में आएगा, इसको हम संधि में पढ़ेंगे आगे। इसके उच्चारण स्थान देते हैं, वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान, ये बड़ा मेन है। अल्पप्राण, ये भी हम देखेंगे, प्राण के आधार पर देखेंगे, घोष के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंठ। कंठ में क्या क्या होते हैं हमारे, ये आपने याद रखना है। कंठ में हमेशा अ हो गया और कवर्ग हो गया, और साथ में क्या हो गया, हमारी विसर्ग हो गई, और साथ में हमारा ह हो गया। ये आपने बड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो नोट्स बना दो अलग से, मैं तो नोट्स बना देना है, हल्के हल्के पॉइंट, छोटे बिल्कुल रिवीजन वाला। और तालु से क्या क्या होते हैं हमारे, ई और बड़ी ई होगी हमारी, और हमारा चवर्ग हो गया, और साथ में क्या हो गया, अंतस में यो, और उस में उसम से इसमें शो आ गया। फिर मूर्धा में री और री हो गया हमारा। ठीक है, दीर्घ री और लघु री होगी हमारी। और उसके बाद टवर्ग हो गया, रो हो गया, और शो हो गया इसको। और दंत हो गया, दंत में क्या हो गया, मान लो री आता है पर ये संस्कृत में हो गया, पर दंत में इसको तो त्वर्ग का पूरा वो ले लो आप। लौ हो गया, सौ हो गया, उष्ट में देखो है ना, उ और ऊ हो गया, पवर्ग हो गया। फिर नासिका में देखो ये वाले हो गए हमारे, कंठ तालु में। ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर तो पक्का है। ठीक है, कई बार 2 क्वेश्चन भी एक जगह से ही पूछ लेते हैं। तो इसके बाद हम, आज की वीडियो बस आज की इतनी थी। तो कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मैंने कुछ आज ही वैसे मेरी पहली वीडियो थी, तो आपने मुझको फीडबैक देनी है, ताकि मैं अगली बार के लिए वो गलतियाँ ना करूँ जो मैंने आज की होगी। ठीक है, तो आपने मुझे बताना कि वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी तो लाइक और रिव्यू पक्का देना मुझको। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।